जय भीम बोलने पर हत्याएं कर दी जा रही हैं, मूछ रखने पर हत्याएं कर दी जा रही हैं। 75 साल देश आज़ाद हो गया और आज भी घोड़ी पर चढ़ने पर रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के जात के लोग बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं, उनकी संख्या सीधे घट जाएगी। लड़की वाला लड़के वाले से पूछना आता है शादी विवाह में कि लड़का क्या करता है, तो कहना पड़ता है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। ये बेरोजगारी हमारे देश में है। प्रॉपर्टी डीलर कौन सी नौकरी है भाई? वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन की बात ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मजबूरी में आकर के विपक्ष के दबाव में झुकना पड़ा और जातिवार गणना कराने की घोषणा करना पड़ा। क्या विपक्ष को यकीन नहीं है कि जातिगत जनगणना ये कराएगी सरकार? तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो पहले बात करती थी उनके कहने के अनुसार अब लाभ देना शुरू कर देगी? भाजपा की मोदी सरकार जातिगत जनगणना पे हरी झंडी दे दी है। इसको भाजपा के लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। इसी पे चर्चा करने के लिए, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ब्रिजेश गौतम जी। इनसे बात करते हैं कि इनकी भी पार्टी और तमाम सारी विपक्षी पार्टियां ने भी ऐसा कुछ कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन 27 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके पहले ही जातिगत जनगणना मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है। हम बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पहले शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जातिगत जनगणना को आप किस तरह से देखते हैं? क्या यह भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है? सबसे पहले जातिवार गणना, जो जातिगत गणना की घोषणा हुई है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन नेताओं को जिन्होंने लंबे समय से मांग करते रहे। श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी और शरद पवार जी और जितने विपक्षी नेता हैं, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी जो ये चल रहा है सदन, इसमें भी बहुत मजबूती के साथ उन्होंने कहा था कि आज नहीं कल जब भी हमको अवसर मिलेगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में कहा था कि हम जातिवार गणना कराएंगे और करा करके जब भी हम सरकार में आएंगे जातिवार गणना करा करके और जनसंख्या के हिसाब से उनको जीवन के हर क्षेत्र में उनको भागीदारी दी जाएगी। तो आज वो देर से सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में ही सही, बिहार का चुनाव ही सही, उत्तर प्रदेश का चुनाव ही सही, मजबूरी में आकर के विपक्ष के दबाव में झुकना पड़ा और जातिवार गणना कराने की घोषणा करना पड़ा। कराएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा ने भी ऐसा सवाल उठाया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं कराई है, सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसे चलता गया। जब इस विपक्ष में आए तो आवाज़ उठाते गए, लेकिन हमने इसको कर दिखाया। दूसरा सवाल है, राहुल गांधी ने ये भी सवाल उठाया है कि उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना आप कब कराएंगे, तारीख पूछ रहे हैं। जैसे कि लोग अभी पूछ रहे थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, जिस तरह से विपक्ष तारीख पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि हमने मंदिर बनवा दिया। फिर ये भी पूछे जातिगत जनगणना करा रही, क्या विपक्ष को यकीन नहीं है कि जातिगत जनगणना ये कराएगी सरकार? एक तो पहला सवाल ये है कि भाजपा ने ये पूछा, कांग्रेस पार्टी ने पूछा, तो कांग्रेस इसी नाते चली गई थी कि जनता की नब्ज को समझ नहीं पाई। अब सवाल ये है कि भरोसा क्यों नहीं बन रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 15-15 सरकार बनेगी तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, एक जात विशेष का हुआ, उद्योगपतियों का हुआ और भाजपा सरकार में बैठे लोगों का हुआ। इस तरह से भरोसा नहीं बन पा रहा है। राहुल गांधी की बात का मैं समर्थन करता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात का मैं समर्थन करता हूं कि स्वाभाविक है जो आप देश की जनता के सामने कह करके आपने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो सारे क्राइम खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए, तो भरोसा तो टूटा है। इसी नाते विपक्षी नेताओं ने भरोसा पर उनके थोड़ा सा लग रहा है। तो अगर मांग रहे हैं कि नहीं हमको कब शुरू कराएंगे, आपने घोषणा करी, पूरा देश ने वेलकम किया, लेकिन आप कब कराएंगे, किन परिस्थितियों में कराएंगे, कब तक करा कर देंगे, ये तो पूछना हमारा अधिकार है। हम विपक्ष में हम पूछेंगे, उसमें गलत क्या है? ठीक है, एक और आपसे सवाल करते हैं कि जातिगत जनगणना आने वाले चुनाव में क्या भाजपा को मदद करेगी? क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं हमारी मदद होगी, हमको इससे फ़ायदा होगा, हमारा एजेंडा था कि हमने चलाया था एजेंडा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। वहीं भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना से भाजपा को फ़ायदा होगी। आपको क्या लग रहा है, किस आधार पर, थोड़ा सा आधार हमको बताइए कि आपको फ़ायदा होती है, किस आधार पर आपको फ़ायदा होती है जातिगत जनगणना का? देखिए, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, ये तो बिहार का चुनाव, ये तो बिहार का चुनाव बताएगा, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव बताएगा
और शायद पंजाब का चुनाव बताएगा। यही तो 3 चुनाव लगातार हो रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे फ़ायदा और नुकसान की जब बात करेंगे तो उस चश्मे से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर दिख रहा है तो जो पीडीए की नारा है उसको फायदा होता दिख रहा है। कैसे? बीपी मंडल जी का एक आयोग बना था, उस आयोग में बीपी मंडल जी की चाहत थी कि इस देश के अंदर सभी जातियों का गणना हो, उचित भागीदारी मिले और उचित भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से उचित भागीदारी मिले। उस दौरान देश आज़ाद होने के बाद 1951 में जाति गणना हुआ। उसका खुलासा कर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लोगों को ही उनकी काउंटिंग बताई गई, बाकी पिछड़ी जात की जनसंख्या को नहीं बताया गया, जनरल की जनसंख्या को नहीं बताया गया, माइनॉरिटी समाज, मुस्लिम समाज और लोगों को नहीं बताया गया। चलता रहा। बीच में फिर हर 10 साल में इसकी काउंटिंग होनी है, इस संविधान में व्यवस्था है। नहीं हुआ भी तो उसका खुलासा नहीं हुआ, 11 में हुआ भी तो खुलासा नहीं हुआ। अब सवाल है कि किसको फायदा किसको नुकसान। तो मैं तो कहता हूं कि तो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी, लोहिया जी की चाहत थी, मानवर श्री कांसीराम जी की चाहत थी, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सदन में बोले थे कि जातिवार गणना होना चाहिए। कांसीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कांसीराम जी ने नारा दिया था। श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में बोला था कि आप जातिवार गणना कराने में दिक्कतें कहाँ आ रही है, कराना चाहिए। अभी जो सदन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, इसी सत्र में पिछले जो बीता है, इसी सत्र में श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा, देश के सामने सदन में कहा कि आज नहीं तो कल जब भी मेरी सरकार बनेगी तो हम जातिवार गणना करा करके उचित भागीदारी पीडीए के लोगों को, पीडीए से ऊपर वाले लोगों को जिनकी संख्या है उस आधार पे उनको हर क्षेत्र में भागीदारी हम देंगे। उससे फायदे ये होंगे, जो भाजपा की बात आप करें किसको फायदा किसको नुकसान, मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं कि जब गणना होगी तो गणना में आपको बताना पड़ेगा कि फला समाज का, फली बिरादरी का, इस जात का इतना जनसंख्या है। तो जनसंख्या के अनुपात में आपको नौकरी हर क्षेत्र में भागीदारी देनी पड़ेगी, हर क्षेत्र में भागीदारी देनी पड़ेगी। तो जब हर क्षेत्र में भागीदारी देंगे तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जात के लोग बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कुर्सियों पर वो बैठे हुए हैं, उनकी संख्या सीधे घट जाएगी। जब संख्या घटेगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? जिसको कभी नहीं मिला था, वह उस कुर्सी नहीं मिल पाया था। तो तब तय होगा ना जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। तो आपने लाभ हानि पूछा, तो जातिवार जनगणना होने से मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिलेगा, इंडिया गठबंधन और पीडीए को मिलने जा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं और उसी में ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी चाहत थी कि जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी मिले। आज दिक्कतें क्या हैं? हम क्यों मंचों पर कहते हैं कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है। तो लोकतंत्र और संविधान की बात तो हम करेंगे तो आप थोड़ा सा लंबी टॉपिक हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहूँ, आरक्षण कैसे खतरे में है? आरक्षण इस तरह से खतरे में है कि इस देश में जितनी भी सरकार द्वारा संस्थाएं हैं, सरकारी संस्था, उन सारी संस्थाओं को ये भारतीय जनता पार्टी निजीकरण करने पर आमादा है। बड़े पैमाने पर कर भी दिया, लेकिन आपको ये भी जानकारी है कि आरक्षण जो मिलता है दलितों को और पिछड़ों को, ये सरकारी विभाग में ही मिलता है, निजीकरण में नहीं मिलता है, निजी क्षेत्रों में नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है और हम लोग मंच पर कहते भी हैं कि जब ये आंकड़ा प्रस्तुत होगा तो हमारी दूसरी मांग रहेगी लगे हुए कि आप सरकारी संस्थान तो लगभग बेच चुके हैं, तो जो निजीकरण हुआ है उसमें दलितों और पिछड़ों को भी उतना भागीदारी मिलनी चाहिए जैसे कि सरकारी क्षेत्रों में आप देते चले आए हैं। जैसा आपने बताया कि पीडीए के लोगों को मजबूती मिलेगी और आपके पार्टी को ज़्यादा मजबूती, सीधा तौर पे आपका कहना था।
आज़ादी के बाद आज लगभग 75 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हैं भाजपा के सहयोगी मंत्री। उनका भी जब ये भाजपा में है इस समय, तो बयान दे रहे हैं कि जब जब ये पार्टियां सरकार में रही हैं तो सिर्फ यह कहने के लिए है, ज़मीनी स्तर पे इन जातियों को लाभ नहीं पहुंच पाया है। तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो पहले बात करती थी उनके कहने के अनुसार, अब लाभ देना शुरू कर देगी? सबसे पहले तो जिनका आप नाम ले रहे हैं राजभर जी, जिस पार्टी में रहते हैं सबसे वफादार रहते हैं। आज जैसे चले जाते हैं दूसरे पार्टी में तो पता नहीं क्या गंद मचा देते हैं। उनकी बात ज़्यादा हम अब तो देश के लोग उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सवाल ये है कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि जब भी कोई बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जरूर जिक्र होता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की और बाबा साहब के जो सिद्धांत उस पर चलने की ज़रूरत है, उससे सबकी तरक्की होनी है। जातिवादी मानसिकता वाले आए दिन मूर्ति तोड़ रहे हैं, प्रतिमा तोड़ रहे हैं, एक अलग बात है। उसको भी मैं थोड़ा सा आपको विषयांतर भी कर रहा हूँ। उसमें भी जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ी जा रही है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी मूर्ति को गलत कपड़ा पहनाकर गलत तरीके से ले जाया गया, तो इस देश के अंदर अनुसूचित जात जनजात आयोग है। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर है। ये आयोग क्या कर रहा है? अनुसूचित जात जनजात के ऊपर जो हम लोगों के मसीहा हैं, भगवान है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। आए दिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर लेकर जय भीम बोलने पर हत्याएं कर दी जा रही हैं, मूछ रखने पर हत्याएं कर दी जा रही हैं। 75 साल देश आज़ाद हो गया और आज भी घोड़ी पर चढ़ने पर रोका जा रहा है। तो फिर अनुसूचित जात जनजात आयोग के लोग क्या कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा। और हम पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। तो जब राजभर जी की बात आती है तो राजभर जी अगर सही मायने में उत्थान करना चाहते हैं, जिस इशू पर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, वैसे तो उनका इशू कोई है नहीं, वो मंत्री बनने गए थे। अपने बेटे को, दो ही नेता तो हैं बहुत चर्चित, एक डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर से निवास करते हैं और राजभर जी, वो तो खून से ये दोनों लोग समाज के हित की बात नहीं करते हैं, जुबानी बात करते हैं। लेकिन वास्तविक क्या है, इन दोनों लोगों का और भी एक दो नाम है, लेकिन दो प्रमुख रूप से ये लोग परिवार के विकास करने में लगे पड़े हैं। अगर परिवार के अलावा किसी को टिकट दिए होते तो समझ में आता, लेकिन मिला जुला कर राज्यसभा अपने चाहिए, मंत्री अपने चाहिए, अपने जात बिरादरी का उत्थान नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा, शिक्षा के क्षेत्र, उनके समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षा में कमज़ोर हैं। मैं मोस्ट पिछड़ों की बात नहीं कर रहा, मोस्ट पिछड़ों की बात कर रहा हूँ। उनका शिक्षा सस्ती कैसे हो, मुफ्त कैसे हो, उस पर ओम प्रकाश राजभर जी या डॉक्टर संजय निषाद जी क्यों नहीं कहते हैं? ये कहें, मोदी जी से कहें, योगी जी से कहें, भारतीय जनता पार्टी में जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करें कि इस देश के अंदर जब नारा लगाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन की बात ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर लगे हाथ इस देश के अंदर 80,000 लोगों को आप लगा दिए हैं लाइन में राशन पर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम पकड़ाया था कि इस देश में लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बन करके देश दुनिया में नाम करेंगे। लेकिन 75 साल हो गए और हम 80,000 लोग इस देश के राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। तो फिर शिक्षा, जब आप 80,000 लोगों को आप राशन फ्री दे सकते हैं, 80 करोड़ सॉरी, तो 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री दे सकते हैं, तो फिर इस देश और प्रदेश का कम से कम इंटर तक की शिक्षा तो फ्री कर दीजिए, ताकि जब एक तरफ पढ़ना दिखा रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उसी 80 करोड़ लोग कम से कम शिक्षा आप मुफ्त कर दें, ताकि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, पढ़े लड़के भी, उसमें सबका उत्थान हो, अगड़ा का हो, पिछड़ा का हो, दलित का हो, मुसलमान का हो, सबको उसका लाभ मिलेगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये है कि
कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। हम तो भाई सरकार को धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि दबाव में ही सही, इंडिया गठबंधन विपक्ष के दबाव में ही सही, भारत सरकार ने कम से कम ये जनगणना का उन्होंने किया है। आपके माध्यम से एक अनुरोध करेंगे कि गणना सही समय पर शुरू हो, सही समय पर इसका समापन हो, एक कॉलम उसमें और बढ़ जाए। इस देश के जो रोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। पता नहीं चल रहा हमारे घर के, आपके घर के लड़के लड़कियां कितने पढ़े हैं, कितनी डिग्रियां उनके पास। इसका भी एक कॉलम मोदी जी बनवा देते या कमेटी बनवा दे, ताकि पता भी चले कि आपके घर कितने। हमारे गोरखपुर जिले में अभी लड़कों से पूछा जाए, एक मैं गया था क्षत्रिय समाज की शादी में, संभ्रांत व्यक्ति, नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे पुराने मित्र हैं, वहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग भी बहुत बैठे थे। उसी दिन शराब की जो टेंडर हुआ था, उसी दिन ओपन हुआ था, एक दिन पहले। तो अगले दिन हम गए थे वहाँ पर। मैंने पूछा भैया क्या हालचाल है, ऐसे लोग बुला लिए बैठने गए, दबे हुए कहे कि हालचाल बहुत अच्छा नहीं है। हमने कहा क्या हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कितना लाख रुपया फूंक करके और टेंडर मिला नहीं। हमने कहा चलो और क्या हो रहा है, तो जानते क्या कहा उन्होंने, ठीका पट्टी हो रहा था वो भी बंद हो गया, ठीका टेंडर हो रहा था वो भी बंद हो गया। और एक ही साथी ने इसमें कहा कि यार अब तो जब कोई आता पूछने, लड़की वाला लड़के वाले से पूछना आता है शादी विवाह में कि लड़कवा क्या करता है, तो कहना पड़ता है कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। ये बेरोजगारी हमारे देश में है। प्रॉपर्टी डीलर कौन सी नौकरी है भाई? योगी जी के शहर में, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में इतनी बेरोजगार कि प्रॉपर्टी डीलर का काम, ये कौन सी नौकरी? आपको तो चलो समझ में आता, बाबू क्या करते हैं तो पत्रकारिता करते हैं, एक समझ में आता है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर काम करता है ये तो कुछ समझ से परे है। तो एक कॉलम और बनना चाहिए कि कम से कम जो बेरोजगार लोग हैं उसी कॉलम में हो जाएगा। एक लाइन बनानी तो है, ये हो सकता है। तो ये मेरा अपील है। बाकी जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा वैसा फिर जब आप अवसर मिलेगा तो अपनी बात हम रखेंगे। चलिए, इनका जो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता मिलेगा तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद वन एजुकेशन कब बात होगी। बहुत ही सूझबूझ तरीके से इन्होंने जवाब दिया है हमारे सवालों का। आप देख रहे थे जी भारत टीवी। धन्यवाद।